शिक्षा सामाजिक जीवन के हित में है कि नहीं, ये इसमें अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। स्त्री शिक्षा, स्त्री, अ वुमेन, यह शब्द अपने आप में ही परिपूर्ण है। यह स्त्री अपने साथ साथ अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस के सभी व्यक्तियों को शिक्षित करने में, उनको आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान देती है। स्त्री अपने साथ साथ अपने व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ अपने दोनों परिवारों के व्यक्तित्व का विकास करती है तथा वह अपने साथ साथ अपने परिवार को भी सामाजिक हित के लिए प्रेरित करती है। तथा अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि एक स्त्री अपने व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में भी अपना पूर्ण योगदान देती है। थैंक यू सो मच प्रतिभा। अब बुलाएंगे नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे निखिल कुमार मीणा। जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत किया जाए। निखिल कुमार। नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को। और सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी के जो पधारे हुए माननीय अतिथि और हमारे प्राचार्य महोदय और सभी सहपाठियों को मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे स्त्री शिक्षा के महत्व के बारे में। स्त्री शिक्षा आज के समय में हमारा मौलिक कर्तव्य है और भारत सरकार भी कहती है कि स्त्री को बढ़ावा देना ही सबसे बड़ा। जब एक स्त्री पढ़ती है तो एक स्त्री का नाम उसके समाज का नहीं, देश का भी नाम रोशन हो सकता है। स्त्री उसको बढ़ावा दे जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकती है। स्त्री शिक्षा ग्रहण करने से उसके परिवार का नाम रोशन होता है, समाज का भी होता है। अगर हम देखें समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, हिंसात्मक कुरीतियाँ होती हैं, जैसे बाल विवाह है और बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जिससे अगर स्त्री शिक्षा को हम बढ़ावा देंगे तो इससे क्या है कि वो ये सारी कुरीतियाँ बंद हो जाएंगी समाज में। और स्त्री शिक्षा, अगर एक स्त्री पढ़ती है तो स्त्री किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, अगर एक स्त्री पढ़ी है तो जैसे कल्पना चावला है, किरण बेदी है, मदर टेरेसा हैं। अगर ये शिक्षित नहीं होती तो आज हमारा क्षेत्र, देश में इनका नाम नहीं होता। और मैं एक संस्कृत का श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा जो है, यत्र नार्यस्ते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। अगर जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। सारी इस दुनिया में विद्या के समान कोई क्षेत्र नहीं और माता के समान गुरु नहीं। सारी प्रेम रूप अनेक, सभी गुणों और कालों में एक, तेरी शक्ति का उल्लेख ना पुरुषों जैसी तू, ना पुरुषों से तू कम है। तो स्त्री शिक्षा अगर हम बढ़ाते हैं तो स्त्री शिक्षा से देश का ही नहीं, हमारा समाज का भी और परिवार का भी, सबका नाम रोशन होता है। अंत में अपनी वाणी को धन्यवाद विराम देना चाहूँगा। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू जो मुझे बोलने को मौका दिया। वेल डन निखिल। निखिल ने बताया हमें कि कैसे वुमेन एजुकेट होती है तो वो आत्मनिर्भर बनती है। अब हम बुलाएंगे हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट मोहम्मद रफीक। आदरणीय प्रिंसिपल मैम और आकाशवाणी संस्था से पधारे सभी पदाधिकारियों का मेरा आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरा आज का जो विषय है, स्त्री शिक्षा सामाजिक उत्थान में ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि इस बात पर गौर फरमाना चाहिए हमें, स्त्री और शिक्षा को दोनों को जोड़ करके देखना चाहिए। क्योंकि जब वैदिक काल था उस समय हमें सोचना चाहिए कि लोपा, मुद्रा, सिक्ता, घोषा, मैत्री, विभिन्न प्रकार की महिलाएं विदुषी बनी थी। लेकिन कुछ समय के दौरान बाद ये परिणाम खत्म क्यों हो चुका, इसके पीछे बड़े शुभचिंतक तरीके से हमको सोचना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि इसका रिजल्ट खत्म हो गया है। साथियों, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ आपसे कि स्त्री शिक्षा अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू है, शब्द है जो पूरी परिभाषा को अपने अंतर्गत लेती है। क्योंकि यदि महिला शिक्षित है तो वह एक सफल गृहिणी बन सकती है, एक कुशल माता बन सकती है। यदि माता अशिक्षित है तो कभी भी कल्याणकारी संतान की उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंतर्गत वो प्रभाव, वो बातें, वो तथ्य कभी भी विराजमान नहीं हो सकते जो अपने समाज को बेहतर तरीके से उत्थान कर सके। क्योंकि महिला का
शिक्षा होना, इसका योगदान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी माना जाता है, क्योंकि मैं जॉन एलियट की बात करना चाहूँगा। जॉन एलियट ने विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय इसलिए बनाया था क्योंकि महिलाओं की उन्होंने असलियत को पहचाना। कहा कि पुरुष सत्ता बड़ी सातिर रही है क्योंकि उन्होंने हमेशा महिला को कमतर आंका है। क्योंकि यदि महिला पढ़ करके पुरुषों की बराबरी करती है और हर क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करती है, तो वहां पर पुरुषों के प्रतिद्वंदी नहीं बन रही है, वो अपनी समानता के अधिकारों की बात कर रही है। अपने समानता के अधिकार है उनको मांग रही है, और उनके साथ क्या है कि मजबूती के साथ एक वीरांगना, एक लेखक, एक डॉक्टर, एक शिक्षिका के रूप में अपनी पहचान कायम करना चाहती है। इसलिए स्त्री शिक्षा परिवार से लेकर के देश के विभिन्न कोने कोने के अंतर्गत क्या है कि इस सब्जेक्ट को, इस विषय को यदि पढ़ाया जाए तो महत्वपूर्ण तरीके से लोग अपने जहन में इन बातों को उतारेंगे। और कहा था अभी कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। नारियों को पूजने का मतलब है कि उनका मान और सम्मान करना। और साथियों एक बात और कहना चाहूंगा कि विद्या के नेत्र जो है ना, वो नेत्र समान है, वो ना तो कभी किसी को पुरुष देखती है ना किसी को औरत देखती है, उसके नेत्र समान हैं। लेकिन हम ही एक ऐसा समाज का निर्माण कर रहे हैं जो पितृसत्तात्मक समाज का निर्माण हो रहा है। अभी ऐतिहासिक लेवल से हम पढ़ते हैं, कभी कभार हमें मातृसत्तात्मक शासन के बारे में भी, समाज के बारे में भी पता लगता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का यदि आप इतिहास देखते हैं तो वहां आपको साक्ष्य मिलेंगे मातृसत्तात्मकता के। और साथियों एक बात कहना चाहता हूं, चंद पंक्तियों के माध्यम से कुछ अंतिम बातें हैं कि मां एक ऐसी शिक्षिका है, देश के अंतर्गत इससे बेहतर कोई शिक्षक नहीं है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो जड़ से, बुनियाद से ही क्या है कि मजबूती प्रदान करती है, वो एक शिक्षिका, माता, मदर है। इसलिए मेरे साथियों, मैं तो यहां इस मंच के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आज के जो आधुनिक समय की बात कर रहा हूं, इतनी सारी यौन हिंसा हो चुकी है। यौन हिंसा का कारण क्या है? ये रूरल एरियाज जहां पर क्या है कि स्त्री शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, वहां एजुकेशन नहीं, पता नहीं है लोगों को। कारण वहां जा करके हमें इस प्रकार के प्रोग्राम करने चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करने चाहिए, जिससे कि यौन हिंसा से उत्पन्न होने वाली प्रताड़ित समस्याएं जितनी भी महिलाएं हैं उस पर काबू पा सके। मेरा लोगों को एक मॉरल देना था, लोगों को शिक्षा देना था, इसी माध्यम से मैंने यहाँ अपनी बातों को पेश किया। साथियों 2 मिनट का समय दिया था। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। बहुत ही अच्छे से हमारे कैंडिडेट ने अपने विचार प्रस्तुत किया और हमें बताया भी, इन्होंने गाइड किया कि हमें भी आगे जाकर के लोगों को समझाना चाहिए। तो अब मैं बुलाऊंगी हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट हिमांशी शर्मा। हिमांशी यहाँ उपस्थित है, तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। हिमांशी, गुड मॉर्निंग ऑल टीचर्स एंड माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज की परिचर्चा का विषय है स्त्री शिक्षा समाज उत्थान के लिए ज़रूरी, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, स्त्री और पुरुष, तो पुरुषों की शिक्षा के लिए तो कोई सवाल नहीं उठाया जाता, लेकिन स्त्रियों की शिक्षा के लिए ये मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं कि स्त्री शिक्षा ज़रूरी है या नहीं है। आप ही बताइए कि चाहे वो विकास का क्षेत्र हो, चाहे वो उन्नति का क्षेत्र हो, चाहे वो उत्पत्ति का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य कोई भी क्षेत्र हो, स्त्री और पुरुष दोनों की अहम भूमिका उसमें होती है। क्योंकि जब एक महिला शिक्षित होती है तो एक पूरा देश शिक्षित होता है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। महात्मा गांधी जी की मैं कुछ लाइन बोलना चाहूँगी। जैसा कि उन्होंने कहा था कि जब एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला को शिक्षित किया जाता है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है और आने वाली कई पीढ़ियाँ भी शिक्षित होती हैं। स्त्री शिक्षा इतनी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि महिलाएं जब घर में रहती हैं और महिला अगर शिक्षित ही नहीं होती तो वो अपने बच्चों को किस तरह के संस्कार देंगी, किस तरह से उनको
आगे की बाहर निकलकर किस तरीके के वातावरण के बारे में बताएंगी। यदि वो शिक्षित होंगी तो वो अपने बच्चों को और सभी लोगों को ये सिखा सकती हैं कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। तो मैं एक स्त्री होने के नाते यही कहना चाहूँगी कि एक स्त्री का समाज में शिक्षित होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक आज ये जो विषय बनाया गया है तो यहीं पर आके ये पता लग जाता है कि स्त्रियों के लिए आज भी कहीं ना कहीं बहुत भेदभाव किया जाता है, दोनों की शिक्षा में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। अगर ये भेदभाव नहीं होता तो आज ये विषय नहीं होते। तो इसमें मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी कि स्त्री शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हिमांशी। अब बुलाएंगे हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट सईमुद्दीन खान। सलमुद्दीन खान। नमस्कार साथियों एवं प्रसार भारती आकाशवाणी अलवर से आए हुए हमारे सभी अतिथिगण का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने आज हमें स्त्री शिक्षा समाज के लिए उत्थान के लिए ज़रूरी है इस पर बोलने के लिए मौका दिया। किसी भी राष्ट्र या देश की प्रगति के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, अनिवार्य है। और शिक्षा ही हमारी वो कुंजी है जिससे मानव को ज्ञान और नैतिक विकास से उसको वर्चस्व मिलता है, बढ़ावा मिलता है। और किसी भी शिक्षा से ही नारीवाद, फेमिनिज्म और हमारे जो मानव सशक्तिकरण है, वुमेन एम्पावरमेंट, उसको बढ़ावा मिलता है। और शिक्षा के द्वारा मैं आपको शिक्षा के माध्यम से एक पंक्ति बताना चाहता हूँ और कि स्त्री कभी हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है। समाज में यह कहकर उन्हें डराया जाता है, बचपन से ही उन्हें डराया जाता है। और मैं आखिर में अंत में अपनी बात रखना चाहता हूँ कि जो हमारे समाज की स्त्री, अगर हम स्त्रियाँ शिक्षित होंगी तो हमारे समाज की जो बुराइयां हैं, जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और घरेलू हिंसा जैसी, इनमें कमी आएगी। और आज की जो स्त्री शिक्षा का लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है जो 64.46% और पुरुष का लिटरेसी रेट है जो 82.14% है। आखिर में मैं आप सभी ने बोलने का मौका दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक, आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पर आप देख कर भी उसको बोल सकते हैं, आपका प्रेजेंटेशन चेक होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बिना देखे ही आप बोलेंगे तो उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि रेडियो में जब भी प्रेजेंट किया जाता है कोई भी प्रोग्राम, तो उसके लिए पहले स्क्रिप्टिंग की जाती है और उसके बाद फिर बोला जाता है। तो इसलिए आपको ये फ़ायदा मिलता है। अगर दूसरे चैनल पे आप कहीं और किसी मीडियम पे काम करें तो वहाँ पर आपको ये नहीं मिलता, क्योंकि सामने दिखता है कि अगर आप किसी टीवी पे बोलेंगे तो उसमें दिखता है, लेकिन उसमें भी आगे प्रिंटर होता है, वो सब लिखाता है, वो अलग बात है। लेकिन आप लोग क्योंकि ये कहेंगे कि हमने देखते तो ज़्यादा अच्छा बोलते, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप देख के भी प्रेजेंटेशन को और बढ़िया करने की कोशिश करें, बस। मैं बुलाना चाहूँगी हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट आकाश शर्मा। एक बार इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आदरणीय प्रिंसिपल मैम, हमारे कॉलेज के सभी अध्यापकगण व आकाशवाणी से पधारे हुए अतिथिगण व मेरे साथ के सभी मित्रों, आप सभी का धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बोलने का एक छोटा सा मौका दिया।
जिस चीज़ के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ वह है स्त्री शिक्षा समाज के उत्थान के लिए ज़रूरी है। ये ज़रूरी तो है, लेकिन कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। इसे एक छोटा सा मुद्दा बना के छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण स्त्री हमारे समाज में काफ़ी पिछड़ रही है और इनकी जो स्थिति है वह काफ़ी दयनीय है। लेकिन हमेशा पुरुषों को बढ़ावा दे करके और स्त्रियों को पीछे छोड़ा जाता है। और स्त्री समाज के लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यदि यह शिक्षित होगी तो अपने सम्मान के लिए लड़ सकती है। यदि अपने साथ अन्याय हो रहा तो उसके लिए वह हमेशा आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन यदि वह शिक्षित नहीं रहेगी तो ना तो वह अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ना ही किसी मुद्दे पर वह यह कह सकते हैं कि यहाँ मैं सही या गलत हूँ। पुराने समय में जैसे भी आपने देखा हो, जैसे भी भैया जी ने बताया था कि लोपा, मुद्रा, गार्गी, मैत्री आदि कई विदुषी स्त्री हुई जिन्होंने समाज में अपने नाम को बढ़ाया और नाम को ऐसा ऊंचा किया कि उनके नाम पे आज भी हमारी राजस्थान सरकार की तरफ से कई पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो आज उन्होंने नाम किया, तभी उनके नाम की वजह से पुरस्कार दिए जा रहे हैं। स्त्री शिक्षा की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया जाता, इसीलिए क्योंकि वह एक छोटा मुद्दा है, लेकिन स्त्रियों ने अपने आप को समाज के हर क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ा के दिखाया है या फिर आगे पाया है। इस वजह से मैं चाहूँगा कि हमारी सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर आगे बात रखी जाए, वह हमेशा इस मुद्दे को आगे रखा जाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच आकाश। अब बुलाएंगे हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट प्रिया कुमारी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया कुमारी है। मैं आज शिक्षा उत्थान के लिए क्यों ज़रूरी है उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। अगर महिलाएं शिक्षित हो तो वे अपने घरों की सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास में मदद करती है, आर्थिक विकास और एक राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में मदद करती है। महिला शिक्षा एक अच्छे समाज के निर्माण में मदद करती है। शिक्षाएं महिलाएं काम करने और आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण गरीबी को कम करने में सक्षम है। शिक्षित महिलाओं की वजह से बाल मृत्यु दर का कम जोखिम होता है। शिक्षित महिलाएं दूसरी महिलाओं की अपेक्षा 50% अपने बच्चों की रक्षा करने में सक्षम है। शिक्षित महिलाओं को HIV/AIDS के संपर्क में आने की संभावना कम होती है। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण। हम जीवन में शिक्षा के इस उपकरण का प्रयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों को सामाजिक और पारिवारिक आदर और एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। शिक्षा का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण समय होता है। धन्यवाद। थैंक यू प्रिया। प्रिया ने हमें बताया कि वुमेन अगर एजुकेट होती हैं, सोसाइटी में पार्टिसिपेट करती है तो GDP में भी अपना रोल प्ले करती हैं। तो अब बुलाएंगे हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट नवनीत सिंह। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। आप लोग की एनर्जी कम हो गई है शायद थोड़ी। नहीं, आपके कैंडिडेट्स यहाँ आ रहे हैं, आपके साथी के लोग हैं, तो थोड़ा इनको एनकरेज करिए क्लैपिंग करके अच्छे से। नमस्कार सभी को, मैं मुख्य अतिथियों का स्वागत करता हूं। और आज नवनीत सिंह। स्त्री शिक्षा समाज के उत्थान के लिए ज़रूरी है। किसी भी देश को विकसित करने के लिए वहाँ की स्त्रियों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। ये एक दवाई की भांति काम करती है। जिस प्रकार एक मरीज को अपना स्वास्थ्य सही रखने के लिए दवाई का इस्तेमाल करना पड़ता है, सेवन करना पड़ता है, उसी प्रकार किसी भी देश को विकसित करने के लिए वहाँ का स्त्री का शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है। भारतीय समाज में स्त्री को आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नारी शिक्षा का बेहद ज़रूरी है। महिला और पुरुष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार से साइकिल का संतुलन दोनों पहियों पर निर्भर करता है, उसी तरीके से समाज का विकास पुरुष और महिलाओं के कंधों पर आश्रित है। भारत की उन्नति के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार अपने बच्चों की पहली शिक्षक उसकी माँ होती है। वह उन्हें सही और गलत से अवगत कराती है। अगर नारी शिक्षा को हम नज़रअंदाज करेंगे तो ये हमारे भविष्य में किसी खतरे से कम नहीं होगी। इस कारण में आने वाली पीढ़ी कमज़ोर हो जाएगी। अगर हम साक्षरता के लाभ देखें तो वो बहुत सारे हैं और इतना ही कहता हूँ
कि एक शिक्षित महिला अपने परिवार एवं बच्चों की जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकती है, उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान दे सकती है, सामाजिक तथा आर्थिक कार्य देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकती है। एक पुरुष को शिक्षित करने के लिए हमें सिर्फ एक व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचानी होती है, एक महिला को शिक्षित करने के लिए हमें पूरे देश तक शिक्षा पहुंचानी है। महिला साक्षरता की कमी देश को कमज़ोर बना सकती है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि महिला को शिक्षित करना का उन्हें हक दिया जाए और पुरुष और महिलाओं में किसी तरीके का भेद नहीं करना चाहिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नवनीत। अब बुलाएंगे हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट विजेंद्र कुमार। सभी को मेरा नमस्कार। मैं विजेंद्र कुमार BA फाइनल का स्टूडेंट हूँ। मैं आपके सामने स्त्री शिक्षा क्यों ज़रूरी है इसका टॉपिक के लिए कुछ बातें रखना चाहता हूँ। स्त्री को इस समाज में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब स्त्री शिक्षित होगी तो परिवार एक परिवार शिक्षित होगा, परिवार शिक्षित होगा तो पूरा राष्ट्र शिक्षित होगा। इससे राष्ट्र शिक्षित होगा। स्त्री को शिक्षित करना एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्त्री ही वह एक शिक्षा का उत्थान है जिससे शिक्षा को दूसरी शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। यदि हम स्त्री को शिक्षित करते हैं तो वह अपने बच्चों को अच्छी एक अवधारणा देगी, अच्छी शिक्षा देगी, जिससे उन बच्चों का अच्छा विकास होगा और वह बच्चे भी अपनी देश की प्रगति और अपने राष्ट्र की प्रगति को ध्यान देंगे, जिससे उनका विकास होगा। और जो नारियां हैं और स्त्रियां हैं, जो लड़की हैं, वो अपनी शिक्षित होकर अपना कोई अलग से अपना कोई बिजनेस करेंगी या शिक्षा में अपना योगदान देंगी और अपना विकास पूर्ण रूप से करेंगी, जिससे वे अपने मन चाहे कोई भी कार्य कर सकती हैं, जिससे वे विकसित होंगी। नमस्कार। थैंक यू विजेंद्र। अब बुलाएंगे हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट रोहित सिंगल। सम्मान्य मंच उपस्थित श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित सिंगल आज यहाँ पर बात कर रहा हूँ नारी शिक्षा समाज के उत्थान के लिए ज़रूरी है। इसमें हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि नारी शिक्षा समाज के उत्थान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय समाज के सही आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नारी शिक्षा का होना बेहद ज़रूरी है। भारत की उन्नति के लिए महिलाओं का शिक्षित होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की पहली शिक्षक माँ ही होती है, जो उन्हें जीवन की अच्छाई और बुराई से अवगत कराती है। यदि नारी शिक्षा को नज़रअंदाज किया गया तो यह देश के भविष्य के लिए खतरा बन सकता है। और वर्तमान में जैसा हम देख रहे हैं कि आज बेटियां बेटों से ज़्यादा सभी क्षेत्रों में अच्छे कार्य कर रही हैं, फिर चाहे वह खेल का क्षेत्र हो या पढ़ाई का क्षेत्र या युद्ध मैदान का क्षेत्र हो। हाल ही में महोदय थोड़ा गौर फरमाइएगा, हाल ही में राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विवि का दीक्षांत समारोह हुआ था, जिसमें 39 में से 32 मेडल बेटियों के नाम पर गए हैं, जिसमें 32 मेडल बेटियों के नाम पर गए हैं। यह अलवर के लिए बहुत ही गौरवान्वित विषय है और हमारे देश के लिए भी बहुत गौरवान्वित विषय है कि अलवर की बेटियां शिक्षा के स्तर में आसमान छू रही हैं। यह देखकर राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र जी और उनके साथ आए शिक्षा मंत्री जी ने भी बेटियों की तारीफ की और 34 में से 27 गोल्ड मेडल और 4 रजत पदक और 1 चांसलर मेडल बेटियों के खाते में गया है। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। यह सब देखकर विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान राजेंद्र यादव जी ने भी बेटियों की तारीफ की, कहा कि आज हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं और राज्य सरकार इन्हें बड़े पदों पर और राज्य सरकार ने बेटियों को बड़े पदों की जिम्मेदारी देने में हिचकिचाहट नहीं करेगी। तो मेरे नज़रिए में तो नारी शिक्षा मानव उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें इस नारी शिक्षा को और बढ़ावा देना होगा और हमें नारियों को पढ़ाना होगा।
अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है, इन्हीं की गोद में पलता है। धन्यवाद। बहुत ही खूब रोहित ने बहुत अच्छे से समझाया कि जहाँ भी स्त्री को शिक्षा का मौका मिला है उन्हें आगे आने दिया है, उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रूव किया है। अब हम बुलाएंगे हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट भारती शर्मा। नमस्कार सभी को, अतिथिगण व प्रधान अध्यापक इनको नमस्कार। मैं भारती शर्मा BA पार्ट 3rd ईयर से। मैं आपको स्त्री शिक्षा के बारे में बताना चाहूँगी। स्त्री शिक्षा ही काफ़ी नहीं है, स्त्री इसको किस प्रकार उपयोग में लेती है इसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग है। अब सरकार हमारे स्कीम चलाती हैं, इसका स्त्री किस प्रकार उपयोग करती है कर सकती है। इसका यदि शिक्षा ग्रहण कर ली और अपन इन स्कीमों का उपयोग नहीं कर सके तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे कई स्तरों पर शिक्षा ग्रहण करती है स्त्रियां, पर अब इनका उपयोग नहीं कर सकती। और देखा जाए कि घरेलू हिंसा होती है तो इसमें शिक्षा घरेलू होती है। अब अपन राज्य स्तर पे देश स्तर पे नहीं देख सकते, आप अपने घर में ही देख सकते हैं, अपनी माँ को देख सकते हैं। वह शिक्षित तो है पर उनको आगे एजुकेशन नहीं मिली, तो वो आगे जाके यदि एजुकेशन मिलती तो कितना अच्छा बेस रहता उनको, तो अपन उनका अच्छा बेस होता तो हमारा भी अच्छा बेस होता। आप देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, आपके अपने आसपास के एरिया में भी देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं कि कितना स्त्री का विकास, शिक्षा का विकास नहीं है। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारे पहले जो बिछड़े थे गांव के एरिया के देखते हैं कि वहाँ पे शिक्षा तो मिलती लेकिन इतना विकास नहीं था कि उन्हें आगे जो स्तर है, कॉलेज स्तर जिसमें हम पढ़ रहे हैं, वो शिक्षा प्राप्त नहीं हुई उनको। और बस मैं इतना ही कहूँगी। धन्यवाद। थैंक यू भारती। अभी मेरे पास कैंडिडेट्स पूरे हो गए हैं, अगर कोई है जिसका नाम नहीं आया तो मुझे बता दीजिए। कोई पार्टिसिपेंट है अभी? ओके, मैं अभी माइक हैंड ओवर करना चाहूँगी सर को। थैंक यू पूर्णिमा। आप सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अपने पहली बार आप लोग स्टेज पे आए, कई लोग तो, और अपने विचारों को कंसंट्रेट उन पर करके आपने अपनी बात को सामने रखा। दोहराव से भी आपने बचने की कोशिश की। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत आगे मौके आपके सामने आते रहेंगे। आज का प्रोग्राम लगभग समाप्ति की ओर है। आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स सर के पास आ गई हैं। ये रिकॉर्डिंग्स जयपुर भेजी जाएंगी आकाशवाणी को, और वहाँ से एक नाम सेलेक्ट होगा जो आपको जल्दी ही पता लग जाएगा। हम आपको सूचित कर देंगे। ग्रुप में बने रहिए। मैं सर से निवेदन करूँगा, सर आप आना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? वो आपको आज की आपकी परफॉर्मेंस के बारे में उनके जो विचार हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि वो अपने विचार रखें एक जज की तरह। आप में से बहुत से बच्चे बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से भी आए हैं, लेकिन फिर भी आपने कोशिश की है कि लोकल डायलेक्ट से आपने बचने की कोशिश की है। यानी आप जो भी भाषा बोल रहे हैं, अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो बिल्कुल साफ हिंदी बोलिए। अगर आप अपने गांव की भाषा बोल रहे हैं तो वहाँ की भाषा बोलिए। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप इंग्लिश बोलिए, फिर उसमें हिंदी का टच ना आए तो बेहतर होता है। तो जो भी भाषा आप बोलें, आप कोशिश करें कि उसी भाषा के अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बहुत नफासत से और बहुत डेलिकेसी के साथ आप अपनी भाषा का इस्तेमाल
करते रहिए। आपको मैं बता दूं कि युवावाणी कार्यक्रम तो रोज़ाना होता ही है। सर आपको इनवाइट करेंगे, कभी भी आप जाकर अपना प्रोग्राम दे सकते हैं, कोई आप प्रोग्राम, कोई टॉक वगैरह कुछ भी। सर आपने क्या महसूस किया इनकी बातों को सुन के? आप सब ने बहुत अच्छा बोला, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कॉन्फिडेंस की, कि यहाँ पर खड़े होकर और किस तरह से नज़रों को मिलाकर आप बात करते हैं, वो एक कॉन्फिडेंस देता है। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा वक्ता है तो उसको हमेशा कभी भी आप खड़ा कर दीजिए तो वो वैसा ही बोलेगा। बहुत अच्छे हमारे दोस्त होते हैं जो ग्रुप में बहुत अच्छा बोलते हैं, उनसे कहो कि थोड़ा सा एक बार रिकॉर्डिंग करनी है या माइक के सामने आओ तो वो पीछे हट जाते हैं, बोला नहीं ये काम दूसरा है। अच्छा, नेताओं को आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा भाषण देते हैं वो लोग, लेकिन उनका जो टोन होता है वो कुछ अलग होता है, वो रेडियो के लिए फिट नहीं है। अमिताभ बच्चन को भी एक बार रिजेक्ट किया था आकाशवाणी ने, जब उनका ऑडिशन हुआ था कि बहुत भारी आवाज़ है, मतलब अजीब उनकी आवाज़ बताई, और आज वो देखिए किस मुकाम पर है। तो आकाशवाणी का एक दर्जा था पहले, बहुत काफ़ी बढ़िया था। अब धीरे धीरे क्योंकि प्रेजेंटेशन जो हम देते हैं और जो भी हमारे प्रेजेंटर होते हैं वो हम में से ही आते हैं, तो हम जैसा बोलते हैं वैसा ही हम सुनते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा ही हम जानते हैं, और जैसा जानेंगे वैसा ही फिर हम बोलेंगे। तो ये तो एक कुचक्र होता है जो चलता रहता है। हमें तो अपने, क्योंकि ये जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाओगे तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप में कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, फिर आप कैसा बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छी उनकी समझ होती है लेकिन अपनी बात को समझा नहीं पाते। तो कम्युनिकेशन वो है कि आपने 100% कोई बात कही और 90% तक उसकी बात समझ में आ गई अगले के। अगर वो नहीं समझ पाया इसका मतलब या तो आप समझाने में ठीक नहीं है और या उसके समझने में कोई प्रॉब्लम है। तो आप खुद ही तय कर लें कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि हम तो अपने आप को बहुत मानते हैं कि हम तो तुर्रम खां हैं, हम तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हम तो कुछ भी नहीं है। और ये तो उच्चारण की बात है, ये तो रोज़ नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। हम जो बोलते हैं उनमें से कितनी गलत होते हैं, खूब है। अभी मैंने बताया था मत्स्य के बारे में, हमारे एक साथी ने मत्स्य ही बोला अभी, तो वो चीज़ें हैं क्योंकि हमारे जहन में फिट हैं, अब उनको हटाया नहीं जा सकता, उनको हम मिटा नहीं सकते। स्लेट में एक बार जो लिख दिया तो फिर वो पक्का हो गया कि अब ये, लेकिन ऐसा नहीं है। हम रोज़ कुछ अगर सीखें, एक शब्द कोई हमें पकड़ ले या हम किसी का पकड़ लें और इसको कहें कि भाई ये शब्द आपने ठीक नहीं बोला, इसको फिर से बोलिए, तो हमारी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी अच्छी सुधर सकती है। बहुत अच्छा आप लोगों ने बोला, कुछ ने देख के बोला, कुछ ने बिना देखे बोला। हमारा मकसद तो ये था कि आप कैसा बोलते हैं, आपकी शब्दावली क्या है, शब्दों को किस तरह से आप उच्चारित करते हैं, हिंदी और अंग्रेज़ी के जो शब्द हैं उनको आप कैसे बोलते हैं, आपका जो लहजा है वो क्या है, उर्दू के शब्द यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपने उसके साथ न्याय किया। उर्दू के शब्द तो हम बहुत बोलते हैं, उर्दू के बहुत से विद्यार्थी भी होंगे, लेकिन उसको हम न्याय नहीं करते उसके साथ, उसको हम हिंदीकरण कर दिया हमने उसका, इसलिए हम उर्दू के शब्द बिल्कुल गायब हो गए। तो यदि हम इस्तेमाल करते हैं, यदि कोई व्यक्ति उर्दू के शब्द बोलता है तो सामने वाले पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, सुनने में बहुत मज़ा, बहुत ही नज़ाकत जिसे हम कहते हैं वो लैंग्वेज है ये। अब क्या कहोगे कि नज़ाकत अपने आप में एक समझ में आता है कि बहुत ही मतलब कैसी लगेगा, क्या समझाएंगे हिंदी में इसको, तो अपने आप में एक भाव है जो कि प्रकट होता है, अपनी अपनी भाषाओं के माध्यम से हम इसको करते हैं, संप्रेषित करते हैं। अब इसमें से एक विनर तय देखेंगे कौन होगा, मार्क्स की टोटलिंग चल रही है अभी, उसके बाद तय होगा कि कौन हमारा आज का इस अवसर पर प्रथम व्यक्ति है जो कि जिसका चयन किया गया है, उसको हम आमंत्रित करेंगे वहाँ पर अपने आकाशवाणी में, और उसके माध्यम से आधे घंटे का प्रोग्राम तैयार करेंगे और फिर वो ब्रॉडकास्ट होगा 17 तारीख को रात्रि 9 बजे। तो आप सबको सुनना चाहिए, हम तो सुनते ही हैं, हमें तो अच्छा लगता है कि चलो हमारा जो स्थानीय है अलवर का प्रोग्राम आज पूरे राजस्थान के नेटवर्क पे जाएगा, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहुत अच्छा लगता है, हमें एक लगाव होता है कि अरे हमारा आर्ट्स कॉलेज, क्योंकि मैं भी यहीं का स्टूडेंट हूँ, वो अलग बात है कि हमारा पीजी ब्लॉक RR कॉलेज में लगता था, तो अब तो लेकिन यहाँ पर आते थे एडमिशन वगैरह सब कराने आते थे, अब तो काफ़ी बदल गया है। तो बहुत अच्छा लगता है कि कॉलेज की लाइफ होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बोलने का है इस पर हमें पूरा ध्यान रखना है
क्योंकि आप टीचर बनेंगे, आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो आपको बोल के ही अपनी बात को बताना होगा कि कैसे बोलना है, उतार चढ़ाव क्या ज़रूरी है। और कुछ लोग होते हैं, जैसे एक शब्द है, मैंने अभी भी सुना था, वो कुरीति है एक शब्द, उसको कुरूति बोलते हैं कि हमारी कुरूतियाँ हैं काफ़ी। अब वो रीति से कुरीति बना है, अब वो रूति कब हो गया पता नहीं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम मिस्टेक करते हैं, तो ये पकड़ में आती हैं जब भी हम इस तरह के कुछ सिलेक्शन होते हैं, ख़ास तौर पे आकाशवाणी के। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आकाशवाणी वाले सारे बहुत ही शुद्ध बोलते हैं, हम भी गड़बड़ करते हैं, लेकिन हम समझ जाते हैं कि हमने यह गड़बड़ किया है, आगे से उसमें सुधार करना है। हमारे युवाणी के प्रोग्राम हैं, पूर्णिमा यहाँ पर है, ये हमारी एंकर है, आरजे है, तो हम रोज़ इस पर डिस्कस करते हैं कि ये शब्द तुमने ठीक नहीं बोला, इसको फिर से बोलो। तो पीछे हम रहते हैं, उसके बाद इनको समझ में आ जाता है कि हमें कैसे बोलना है। तो अपने शब्दों पर ध्यान दें, अपने जो एक फ़्लो है कि एक नेचुरल फ्लो होता है हमारा बोलने का, उसको बरकरार रखें। ऐसा नहीं है कि सांस में बड़बड़ बड़बड़ बड़ कर जाए, वो भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं देता। बिल्कुल धैर्य के तरीके से विचार करते हुए, रटी हुई चीज़ें हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, लिखी हुई चीज़ भी हम नहीं बोल सकते ज़्यादा। आप किसी को कहो कि आधा भाषण तो आप बिना देखे बोले और आधा देख के बोलें, वो नहीं बोल सकता, क्योंकि या तो वो देखेगा तो पूरा ही बोलेगा, और या हटेगा तो वो पूरा ही बिना देखे ही बोलेगा। ये आप लोगों ने महसूस किया होगा अभी। तो इसलिए ये अभी एक हमारे साथी कह रहे थे कि हमारा क्या होगा, हमने तो बिना देखे बोला। मैंने कहा नहीं, आपने तो वैसे ही अच्छा बोला है, तो ज़रूरत नहीं है आपको। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं, रिज़ल्ट आपका बस तैयार होने वाला है। राम अवतार जी हमारे कार्यक्रम प्रमुख लगे हुए हैं। ठीक है सर। धन्यवाद सर। कई तरह की कम्युनिकेशंस होते हैं। रेडियो पे जो बोलना होता है वो एक से अलग तरह का बोलना होता है, दोस्तों के बीच में बोलना अलग होता है। पब्लिक स्पीकिंग, माइक पर आकर के सबके सामने बोलना अलग तरह का बोलना होता है। तो आपको होना चाहिए सारी तरह की, आपको ये कलाएँ आनी चाहिए कम्युनिकेशन की। एक तो ग्रुप में बोल रहे हैं तो आदान प्रदान है, आपने आधा सेंटेंस भी नहीं बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे में। और एक होता है कि पब्लिक स्पीकिंग पे बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स ने अपनी अपनी आत्मकथाओं में पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, तो मुझे भी सर जब बता रहे थे आपको कुछ, तो मुझे अब्राहम लिंकन की जीवनी में एक प्रसंग है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने बाद में एक अपनी आत्मकथा लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा कि स्टेज पे आते ही मैं वैसे ही घबराता था शुरुआत में, जैसे कोई भी जनता, कोई भी इंसान घबराता है। तो उन्होंने वो प्रसंग लिखा है कि शुरुआती दिनों में जब मैं अच्छा लीडर बन गया था, तब मैं स्टेज पर आता था, घर से मैं कागज़ लिख कर लाता था, बहुत साफ़ सुथरा, अच्छी हैंडराइटिंग में। और मेरा इन नंबर आने का जब मैं इंतज़ार करता था, तब तक वो कागज़ बिल्कुल मैं निचोड़ देता था उसको बैठा बैठा घबराता, हाथ कांपते रहते, बार बार देखता, याद करता, फिर स्टेज पर आता। स्टेज पर तो वो बिल्कुल मैं मुट्ठी भींच करके उस कागज़ का उसको खोल ही नहीं सकते, इतना ख़राब कर देता था। उसमें से फिर लाइन ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था। पसीने में भीग जाते थे, गला सूख जाता था, पाँव कांपते रहते थे बहुत बुरी तरह से, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो भी एक बहुत बड़े वक्ता बन के निकले। तो जितने भी बड़े स्पीकर्स हैं, उनके शुरुआती दौर में ऐसे ही वक्त निकले थे कि वो सब डरते थे, घबराते थे, हेजिटेशन होता था, अपनी क्या बात सोच के आए थे और क्या कह दिया। जो चीज़ नहीं कहनी थी किसी भी हालत में, वही चीज़ सबसे पहले जाके कह दी। इस तरह की घटनाएं महान वक्ताओं के जीवन में हुई हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। सब बड़े स्पीकर्स, ओरेटर्स के ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं। दुनिया का जो सबसे बड़ा ओरेटर है सिसरो, एक यूनानी ओरेटर, वो बिल्कुल तुतलाते हुए बोलते थे, मतलब साफ नहीं बोलते थे अपने बचपन में, लेकिन उनको जुनून था कि मैं बहुत शानदार ओरेटर बनना चाहता हूँ। वो अपने मुंह में कंकर रख करके अभ्यास करते,
कुछ कागज़ रख के अभ्यास करते, मतलब वो साधने की कोशिश करते थे अपनी आवाज़ को थोड़ा सीधा करना, थोड़ा समझ में आने योग्य। और एक दिन वो दुनिया के सबसे बड़े ओरेटर, जो आज भी वैसे ओरेटर नहीं मिलते हैं। तो जितना ऊंचा सोचोगे, एक तो आपकी थिंकिंग सबलाइम होनी चाहिए, जितना महान, जितना ऊंचा सोचोगे उतने ही आपके विचार अच्छे आएंगे और उतनी आपकी भाषा अच्छी बनेगी। अगर आपकी सोच में उड़ान नहीं है, ऊंचाई नहीं है, तो फिर आपकी अभिव्यक्ति में, आपके एक्सप्रेशन में भी वो निम्न स्तर दिखाई देगा। आप कोशिश करो कि आपकी थिंकिंग ऊंची हो, आपके विचार ऊंचे हो, तो आपकी भाषा, और आपकी भाषा से ही आपके व्यक्तिगत संबंध बनते हैं, आपका करियर बनता है। जैसे अमिताभ बच्चन की बात आई, तो उसकी उनकी जो आवाज़ और उनकी भाषा का उनके करियर में बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनकी बोलने की कला ने ही उनको करियर दिया है, वो बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम पर पहुँचे। आप अपने दोस्तों में लोकप्रिय होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके सभी दोस्त आपको पसंद करें, तो आपकी भाषा, आपकी बोली, आपके कहने के अंदाज में नफासत होनी चाहिए, तभी आप अपने दोस्तों में पॉपुलर हो पाएंगे। तो आपके जो भी रिलेशंस हैं, 2 दोस्त, 4 दोस्त, 5 दोस्त, या कोई भी संबंध हैं आपके, उन संबंधों में आप लीडरशिप क्वालिटी आपको तभी मिलेगी जब आपकी बोली में अधिकार के साथ आप अच्छा बोल पाते हो। तो अपना सर रिजल्ट तैयार हो गया क्या? अच्छा, तो मैं सर को इनवाइट करूँगा कि वो अभी बताएं कि उनको आप लोगों में सबसे अच्छी स्पीच किनकी लगी। अब ये रिज़ल्ट तैयार हो गया है, आपको क्या लगता है कि फर्स्ट कौन होगा? तो चलिए अब मैं अनाउंस करता हूँ। आज के जो फर्स्ट है, जिनका चयन किया है, वो है संतोष चौधरी। इसमें क्योंकि 3 निर्णायक थे और तीनों निर्णायकों के जो नंबर हैं उनको सबको ऐड करके फिर ये डिसाइड किया गया है। हो सकता है किसी एक ने अच्छे दिए हों, दूसरे ने थोड़े कम दिए हों, सबकी अपनी अपनी समझ है, उसके हिसाब से टोटल कर ये है। हो सकता है किसी में बहुत अच्छा हो, कुछ कमियां रही हों तो उनको भी देखा गया हो, इस वजह से ये ऐसा है। दूसरे नंबर पे है मोहम्मद रफ़ीक। और जो तीसरा स्थान है वो है कनिष्का सचदेवा। हाँ, बाकी बहुत अच्छा बोले सब वैसे, लेकिन अब क्योंकि एक का चयन करना है, अब चोटी पर एक ही आदमी जा सकता है, तो उसके लिए उतनी गुंजाइश है। अगर बहुत सारे नीचे हम जाएंगे तो बहुत सारे लोग होंगे, धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, तो इसलिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा मेन एम ये है कि आप आज से बोलने की शुरुआत करें, अपने बोलने पे ध्यान दें, नए नए शब्दों को सीखें, कैसे बोलना है आपस में उस पर डिसाइड करें। और लोकल लैंग्वेज जब हम आपस में मिलते हैं तो कम बोलें, क्योंकि घर पे तो हम सब बोलते ही हैं। अब दोस्तों के साथ हम जैसा बोलेंगे वैसे लहजा हमारा बनता है। कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ भी हम अच्छी लैंग्वेज क्यों ना बोलें। अपनी स्थानीय लैंग्वेज तो हम घर पे बोलते ही हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलनी भी चाहिए सबको। लेकिन जब हम आपस में मिलें, अपने टीचर्स से बात करें, लेक्चरर से बात करें, अपने साथियों से बात करें, दोस्तों से बात करें, उसमें भी कोशिश हमारी ये रहे कि हम जो भी बोलें वो बहुत अच्छा बोलें। इसलिए नहीं कि क्योंकि हमें तो आगे जाना है आगे। और जब भी आप बोलेंगे तो आपकी एक पहचान बनेगी। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, किसी प्राइवेट जॉब में जाएंगे, सरकारी तंत्र में जाएंगे, कलेक्टर बन गए, आरजीएस बन गए, सब ने बोलने का काम है। देखा होगा आपने, कलेक्टर महोदय से बहुत अपेक्षा करते हैं कि भाई कलेक्टर है तो पता नहीं क्या बोलेंगे। अब क्योंकि नाम में ही वजन है कलेक्टर, तो वो जैसा भी बोलते हैं सब उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि कलेक्टर है, अब वो तो जैसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे। लेकिन वो जो पद है उसका वज़न इतना होता है कि बाकी चीज़ें गौण हो जाती हैं कि क्या बोल रहे हैं। तो लेकिन एक कोई साधारण व्यक्ति यदि बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, वो भले ही कलेक्टर ना हो,
लेकिन लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे कि बहुत अच्छा बोला, जो भी है काफ़ी अच्छा लगा। तो ये है आज की हमारा जो समापन की ओर हम चलते हैं। काफ़ी वक्त आपका ले लिया, अब आपका लंच टाइम भी हो गया होगा। तो अब मैं कहूँगा हमारे कार्यक्रम प्रमुख श्री राम अवतार जी से कि यहाँ पर आकर आशीर्वचन प्रदान करें। मैडम सरोज जी और दूसरी मैडम का नाम नहीं, मयंक जी, और सभी छात्र छात्राओं, जैसे आज आपको ये अचानक नोटिस मिला था 3 दिन पहले, तो ऐसे कार्यक्रम पहले कभी कॉलेजों में होते नहीं थे। ये पहली दफ़े भारत सरकार ने कुछ नए आयाम चालू करने के लिए ऐसे प्रोग्राम किए हैं कि हम बच्चों को कॉलेजों से कैसे छांटें आरजे के लिए। तो ये हमने नई पहल चालू की है। और ऐसा नहीं है जैसे बच्चे, जैसे उच्चारण में मैं भी गलत हूँ, मैं तो कभी पास नहीं हो सकता, ठीक है ना। निर्णय लेने में क्षमता मेरे होते, हर आदमी की अलग अलग क्वालिटी होती है। निर्णय मेरे को कहीं लोग कोई सा भी निर्णय दे दो, मैं निर्णय कर दूंगा जो भी होगा, परंतु जैसे बोलने का हर आदमी की क्वालिटी अलग अलग होती है। तो जिस क्षेत्र में आप थोड़ा रुचि रखो, ये इसको ध्यान रखो, और ऐसे प्रोग्राम हम करते रहेंगे। ठीक है, आज आप फर्स्ट नहीं आए, कोई दिन दूसरे दिन फर्स्ट आ जाओगे, दूसरे प्रोग्राम होगा। हर महीने हमको करने हैं ऐसे प्रोग्राम, तो निराश नहीं हो, सब अपनी तैयारी करें और चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ नए नए चेंज आ रहे हैं, पढ़ना ही नहीं है और चीज़ भी करना है। तो इसलिए ये मैं सबको, आपको यही है, कैसे हमने पहला प्रोग्राम किया, अभी हम आगे और प्रोग्राम करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। आप तैयार रहे, इसके लिए धन्यवाद। बस सबकी फ़ोटो हो जाए और 4-5 ये संतोष जी, आपकी फ़ोटो अलग से होगी।